स्वागत है आप सभी का स्वदेश आर में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। अगला 1 घंटा होगा कारोबार, बिजनेस और व्यापार से जुड़ी सभी खबरों का, साथ ही साथ पॉलिटिक्स का भी अपडेट पूरा देंगे। लेकिन सबसे पहले हमारी आज की बिग स्टोरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट की बुनियाद रखते हुए पीएम ने जनता को एयरपोर्ट से होने वाले फायदे गिनाए, तो सियासी विरोधियों पर प्रोजेक्ट अटकाने का आरोप लगाकर चुनावी दांव भी चल दिया। बिल्कुल, सियासी हलकों में कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर जाता है। लिहाजा पीएम मोदी और सीएम योगी की कोशिश है कि जेवर के रनवे से पहले 2022 और फिर 2024 की जीत की फ्लाइट टेक ऑफ करे। बटन दबते ही एक नए युग का शुभारंभ। ये पल था देश के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास का, जिसका पीएम मोदी ने बटन दबाकर आगाज किया। शिलान्यास के बाद पीएम ने उमड़ी भारी भीड़ को एयरपोर्ट की खूबियां गिनाई और फायदे बताए। जहां उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जेवर एयरपोर्ट की नींव रखकर देश को बड़ी सौगात दी, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में चुनावी रफ्तार बढ़ा गए। पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को अभाव और अंधकार में बनाए रखा, पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को हमेशा झूठे सपने दिखाए, वही उत्तर प्रदेश आज राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। उधर पीएम मोदी ने इस मौके पर विपक्ष को भी आड़े हाथ लिया और जेवर एयरपोर्ट पर सियासत करने और इस प्रोजेक्ट पर रोड़ा अटकाने का भी आरोप लगाया। यूपी में पहले जो सरकार थी उसने तो बाकायदा चिट्ठी लिखकर तब की केंद्र सरकार को कह दिया था इस एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। अब डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज हम उसी एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साक्षी बन रहे हैं। उधर इस मौके पर सीएम योगी ने भी खुशी जताई और दावा किया कि जेवर एयरपोर्ट शुरू होने के बाद लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। वे तमाम योजनाएं यहां के लिए लागू होने जा रही हैं, जो यहां पर लाखों लोगों के लिए रोजगार की नई संभावनाओं को आगे बढ़ेगा। जहां एक और पीएम मोदी ने जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के साथ ही विकास की बात की, तो चुनावी बिगुल भी फूंक दिया। आज जहां एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साथ ही 2021 का चुनावी माहौल बनाया गया, वहीं 2024 में जेवर से पहली उड़ान का ऐलान कर लोकसभा चुनाव के लिए भी चुनावी जमीन तैयार कर ली है। ET नाउ स्वदेश। बीते वर्षों में तो जेवर एयरपोर्ट जो है देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने के साथ साथ काफी आधुनिक भी होगा। ये पूरी तरह से डिजिटल और पहला नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट भी होगा। जी हाँ, और दिल्ली एनसीआर से कनेक्टिविटी की वजह से प्रदेश के विकास और रोजगार के मौके बनने में जेवर एयरपोर्ट की अहमियत काफी बढ़ जाएगी। भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट की बुनियाद रखी जा चुकी है। 2001 में जेवर में भव्य एयरपोर्ट का जो सपना देखा गया था, 20 साल बाद उसे पूरा करने की तरफ युद्ध स्तर पर काम शुरू हो चुका है। पीपीपी मॉडल पर बनाया जा रहा जेवर एयरपोर्ट न सिर्फ भारत का बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, जिसमें ऐसी खासियतें होंगी जो अब से पहले किसी एयरपोर्ट में नहीं देखी गई हैं। ये पूरी तरह से डिजिटल और पहला नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट होगा, जो 5,845 हेक्टेयर जमीन पर 29,650 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। पहले चरण में सितंबर 2024 तक 10,050 करोड़ की लागत से 2 रनवे तैयार होंगे, जिसे बढ़ाकर भविष्य में 6 से 8 रनवे तक किया जाएगा। शुरुआत में सालाना 50 लाख यात्री जेवर एयरपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। 30 साल में इसकी क्षमता बढ़ाकर सालाना 1.2 करोड़ यात्री की जाएगी। ये इंटीग्रेटेड मल्टी मोडल कार्गो हब के आधार पर बनने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट है, जिसमें शुरुआती चरण में कार्गो टर्मिनल की क्षमता 20 लाख मीट्रिक टन होगी। इसे बढ़ाकर 80 लाख मीट्रिक टन करने की योजना है। This is a model of the airport infrastructure that we will construct in Noida over the next 20 years. In the next 3 years, we will construct the runway that you see here on the northern side. We will construct one passenger terminal that will cater to 12 million passengers per year.
We're going to deliver a world-class cargo infrastructure, the cargo gateway to northern India, and we're going to deliver space and infrastructure for MRO facilities, maintenance, repair, and overhaul. The airports, and in particular the airport terminal, will deliver a merger of Indian warmth and hospitality and Swiss efficiency with architecture inspired by India and picking up key architectural elements from the heritage of Uttar Pradesh. जेवर एयरपोर्ट को आधुनिक और विश्व स्तरीय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इसके निर्माण में काफी दिलचस्पी दिखाई। इसके भूमि अधिग्रहण का काम काफी तेजी से हुआ और आने वाले 36 महीनों में यहां से विमान उड़ान भरने लगेंगे। दिल्ली एनसीआर से कनेक्टिविटी की वजह से प्रदेश के विकास और रोजगार के मौके बनाने में जेवर एयरपोर्ट की अहमियत काफी बढ़ जाती है। ये एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर के साथ साथ मथुरा, अलीगढ़ और आगरा के नजदीक है। एयरपोर्ट 4 एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है। यमुना अथॉरिटी के मुताबिक पिछले 3 साल में ही इलाके में 18,000 करोड़ रुपए का निवेश आ चुका है। एयरपोर्ट शुरू होते होते 2 लाख से ज्यादा नौकरियां बनेंगी। आने वाले 10 साल में औद्योगिक विकास से 5 से 6 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। जेवर एयरपोर्ट का मकसद यूपी के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ सांस्कृतिक केंद्रों पर पर्यटन को भी बढ़ावा देना है, जिससे प्रदेश में रोजगार बढ़े, साथ ही साथ विकास की रफ्तार तेज हो। ईटी नाउ स्वदेश। तो जेवर एयरपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। आइए हम आपको बताते हैं कि अभी दुनिया के टॉप 5 एयरपोर्ट कौन से हैं और उनकी खासियत क्या है। दुनिया के 5 सबसे बड़े एयरपोर्ट्स की खासियत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से इन एयरपोर्ट्स की सैर कराते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है सऊदी अरब का किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दम्मम शहर के बाहर बना होने की वजह से दम्मम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये एयरपोर्ट 776 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का खिताब हासिल है और इसका क्षेत्रफल सऊदी अरब के पड़ोसी देश बहरीन से भी ज्यादा है। यहाँ 37 एयरलाइंस 43 डेस्टिनेशंस के लिए फ्लाइट्स ऑपरेट करती हैं और हर साल 1 करोड़ पैसेंजर आवाजाही करते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट अमेरिका का डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो 136 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये कोलोराडो के डेनवर शहर में बना हुआ है और ये मैनहट्टन शहर से 1.5 गुना ज्यादा इलाके में फैला हुआ है। यहाँ 35,000 कर्मचारी काम करते हैं और ये कोलोराडो राज्य का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। DIA से 23 अलग अलग एयरलाइंस 215 डेस्टिनेशंस के लिए ऑपरेट करती हैं। साल 2020 में यहाँ 3 करोड़ 37 लाख से ज्यादा मुसाफिरों ने आवाजाही की है। अमेरिका का डलास इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये 70 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला हुआ है। टेक्सास राज्य में बना ये एयरपोर्ट डलास और फोर्ट वर्थ शहरों के बीच में बसा है, इसलिए इसे DFW एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। साल 2020 में इसे दुनिया का चौथा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट दर्ज किया गया है। यहाँ से 4 करोड़ से ज्यादा हवाई यात्रियों ने सफर किया। DFW से 31 एयरलाइंस 44 देशों के 273 डेस्टिनेशंस के लिए उड़ानें भरती हैं। दुनिया में सबसे बड़े एयरपोर्ट के मामले में नंबर 4 पर है ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहा एयरपोर्ट, जिसका निर्माण 58.45 वर्ग किलोमीटर में हो रहा है। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के नाम से बन रहा जेवर एयरपोर्ट भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। यहाँ 6 रनवे तैयार किए जाएंगे और ये रनवे के लिहाज से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। जेवर एयरपोर्ट 4 एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड होने के साथ साथ मेट्रो रेल से भी जोड़ा जाएगा। इसके बनने के बाद आगरा, मथुरा और वृंदावन जैसे पर्यटन स्थलों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। अमेरिका का ओरलैंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जो 54 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये फ्लोरिडा राज्य के डाउनटाउन ओरलैंडो के पास बना है। पहले इसका नाम मैकॉय एयरबेस था और इसे MCO के नाम से जाना जाता है। MCO अमेरिका के सबसे बड़े कमर्शियल एयरपोर्ट्स में शुमार किया जाता है। यहाँ से रोजाना 44 एयरलाइंस की 850 उड़ानें होती हैं, जिनमें 135 से ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन शामिल हैं। सालाना 2 करोड़ 16 लाख से ज्यादा यात्री इस एयरपोर्ट से सफर करते हैं। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए बात करते हैं शेयर बाजार की। आज एक्सपायरी के दिन बाजार में शानदार तेजी दिखाई दी। निफ्टी 121 अंकों की मजबूती के साथ 17,536 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 450 अंकों से ज्यादा की मजबूती दिखाई दी।
बाजार में पूरे दिन कारोबार कैसा रहा और सबसे ज्यादा एक्शन कहां था, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रही हैं। बाजार में आज काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला और हर निशान में क्लोजिंग देखने में कामयाब रहे हम, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में ही, जिसमें की जो मजबूती थी वो आज रिलायंस से काफी ज्यादा देखने को मिली। 6% की तेजी आज रिलायंस में देखी गई। इसके अलावा निफ्टी में 120 अंक और सेंसेक्स में भी करीब 450 अंकों से ज्यादा की मजबूती हुई। बैंक निफ्टी दिन भर लाल निशान में ही था, उलट ही बाजार के कारोबार कर रहा था, लेकिन आखिरी कुछ घंटों में हमने देखा कि वहां पर भी अच्छी रिकवरी हुई और निचले स्तरों से अगर बात करेंगे तो 250 अंकों की रिकवरी हमने बैंक निफ्टी में भी देखी। आज सहारा मिला है एनर्जी, रियल्टी और हेल्थ केयर शेयरों से। वहीं सरकारी बैंक और कुछ चुनिंदा ऑटो स्टॉक्स थे जो कि आज बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहे थे। लेकिन अगर इस पूरे सीरीज का हम प्रदर्शन देखेंगे तो मार्च 2021 से लेकर अब तक देखें तो नवंबर सीरीज का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। अब बात करते हैं निफ्टी के चढ़ने वाले शेयरों में। तो आज रिलायंस में काफी अच्छा ट्रेंड देखने को मिला और बाजार की तेजी को लीड भी किया इस स्टॉक ने। इसके बाद डिवीज लैब, आईटीसी, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा के शेयरों में अच्छी मजबूती थी। गिरने वाले शेयरों में आईओसी आज कमजोर था। मारुति, आईसीआईसीआई, ब्रिटानिया, इंडसइंड, यहाँ पर भी आज कमजोरी देखने को मिली। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी स्टॉक्स में भी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। इसमें एचसीएल इन्फो, एनआईटी, इन्फीबीम और तानला सॉल्यूशंस में आज अच्छी तेजी थी। आज रियल्टी स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। प्रेस्टीज एस्टेट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, फीनिक्स मिल्स और डीएलएफ भी आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। और फार्मा स्टॉक्स में भी आज काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। इसमें जीएसके फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल्स, टोरेंट फार्मा, डीवीज लैब, ये कुछ फार्मा और हेल्थ केयर सेगमेंट के स्टॉक्स थे जहां पर कि आज काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। एफआईएस की लगातार बिकवाली पर ET9 स्वदेश पर दिग्गज निवेशकों ने कहा है कि बाजार में दिसंबर तक बिकवाली जारी रह सकती है, लेकिन जनवरी में फिर बाजार में रौनक लौटेगी। रिटेल इन्वेस्टर्स भी कॉशियस है, मगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FIIs, फंड मैनेजर्स जो है, स्पेशली फॉरेन फंड मैनेजर्स, ये आजकल ऑल्टरनेटिव मार्केट्स की तैयारी कर रहे हैं। लैटिन अमेरिका में आप अर्जेंटीना देखें या तो ब्राजील देखें तो इसमें काफी अपसाइड पोटेंशियल है इन कमोडिटीज। अगर आप चाइना में देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ काफी अपसाइड है बिकॉज ऑफ इवैल्यूएशन। तो ये स्टेबलाइजेशन हमारे हिसाब से शायद दिसंबर या तो जैन में हो सकता है। तब तक थोड़े सेल आउट पोजीशंस ऑनगोइंग होंगे, जाहिर रहेंगे। इंडिया का अगर आप प्रीमियम देखते हैं वैल्यूएशन पे 10 साल का एवरेज वर्सेस इमर्जिंग मार्केट MSCI, नॉर्मली 50 से 45 के बीच होता है, अभी वो 80 से 90 तक के बीच में चला गया है। सो क्वाइट नेचुरल है कि सम पैसे का मूवमेंट होगा। इंडिया जहां पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और बाकी मार्केट जहां पे परफॉर्मेंस थोड़ा सा लैकलस्टर रहा है, some institutions will definitely move around some money here and there, right? Second, जैसे कि आपने कहा कि नवंबर दिसंबर है जहाँ पे एक्टिविटी थोड़ा कम हो जाता है, people try to close their books, जबकि पूरे साल का रिटर्न इतना अच्छा रहा है तो एक्स्ट्रा रिस्क लेने का उनको जरूरत नहीं लगता है, तो वो एंगल से भी थोड़ा सा पैसे में मूवमेंट हो सकता है। इस बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने जो पैसे मार्केट से निकाले हैं वो एक्चुअली उन्होंने नई कंपनीज में या फिर कंपनीज में फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स में डाले हुए हैं। तो आप अगर NSDL के साइड पे देखते हैं जहाँ पे उनका ओवरऑल अगर आप इन्वेस्टमेंट लिमिट्स और इन्वेस्टमेंट लेवल्स आप देखें तो आपको नजर आता है कि उन्होंने 17,000 करोड़ एक्चुअली जो सेलिंग हुई है वो 17,000 करोड़ नवंबर में हुई है, लेकिन एक्चुअली 27,000 करोड़ की उन्होंने खरीदी की है IPO और प्राइमरी मार्केट में। सो एक्चुअली नेट पॉजिटिव हैं अगर आप देखें नवंबर के मंथ में। और पूरे जो कैलेंडर ईयर 2021 है उसमें भी पॉजिटिव हैं और डेट में भी पॉजिटिव है, जहाँ पे वो सिर्फ इक्विटी में नहीं इन्वेस्ट करते हैं, वो डेट में भी इन्वेस्ट करते हैं। जो FI आउटफ्लोज आपको देख रहे हैं टुवर्ड्स अदर मार्केट्स या इवन टुवर्ड्स डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स, ये कुछ हफ्तों का एक फिनोमेना हो सकता है, but the buying should come back because India in our opinion still remains the best placed market on a whole host of parameters. और भारतीय बाजार पर दिग्गज एक्सपर्ट्स का मानना है कि लंबे बुल रन के बाद बाजार के वैल्यूएशन कुछ महंगे हो गए हैं, निवेशकों को थोड़ा कैश पर ही रहना चाहिए। US is not the number one market anymore. Africa,
चाइना एंड इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा जा रहा है। तो ये लॉन्गर टर्म जो आप सेल आउट एंड देन रीपोजिशन देखेंगे, ये तकरीबन जनवरी तक ऑनगोइंग रहेगा। और उसके बाद अगेन देयर विल बी सम रिटेल इन्वेस्टर्स, FIIs कमिंग बैक। इंडिया का इस साल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। हम लोग आई थिंक कैलेंडर ईयर 2021 में अभी तक 25 या 26% का रिटर्न आ चुका है, राइट। जबकि बाकी इमर्जिंग मार्केट्स का रिटर्न इतना अच्छा नहीं है। हम लोग अमंग द टॉप परफॉर्मिंग मार्केट्स हैं। और हमारे वैल्यूएशंस भी, जैसे कि अभी मैं बता रहा था, थोड़े एक्सपेंसिव है, जो हमेशा से एक्सपेंसिव ही रहे हैं, राइट। इंडिया का अगर आप प्रीमियम देखते हैं वैल्यूएशन पे 10 साल का एवरेज वर्सेस इमर्जिंग मार्केट MSCI, नॉर्मली 50 से 45 के बीच होता है, अभी वो 80 से 90% के बीच में चला गया है। सो क्वाइट नेचुरल है कि सम पैसे का मूवमेंट होगा। Generally sitting on a reasonable amount of cash in terms of our India portfolio is that we see inflation going up in India and globally. And we're looking at markets where the currency risk is not that high because the central bank is being somewhat more cautious about inflation. And frankly, the Fed is clearly facing pressure to taper faster. And we are not seeing any signs from RBI about being too concerned. And so our concern is near-term headwinds. We still believe in the cyclical recovery. आगे बढ़ते हैं। छोटे बैंकों में बड़े बैंकों के मुकाबले खरीदारी का बेहतर मौका दिखा बेहतर है। पहला पॉइंट, वो अपनी एसेट क्वालिटी में जो स्ट्रेस है उसको सुधार रहे हैं और वहाँ पे अब हमने देखा है कि अब ज़्यादा तनाव और ज़्यादा बैलेंस शीट्स में स्ट्रेस नहीं है। दूसरा, स्लिपेजेस, यानी कि कौन कौन से लोन्स आपके फंस जाते हैं, वो लोन्स की तादाद वो भी कम हुई है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिकवरी रेट वो भी काफ़ी बेहतर है। आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश के वित्त मंत्री ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि उनको सरकारी बैंकों को बहुत अच्छा लगा देख के, उनकी रिकवरी प्रोसेस देख के अच्छी लगी और उन्होंने बाकायदा उनको शाबाशी भी दी इन्हीं सरकारी बैंकों को। इसमें छोटे सरकारी बैंक ज़्यादा वैल्यूएशन के हिसाब से ज़्यादा बेहतर हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, SME और रिटेल सेगमेंट से उनको लगातार सहारा मिल रहा है और बैंक की कमेंट्री भी पॉजिटिव आ रही है। बैंक अपना जो फ्यूचर गाइडेंस दे रहा है वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव दे रहा है। एक और चीज़ है जो वैल्यूएशन के मामले पर देखी जाती है या फिर रेगुलेशन के तौर पर देखी जाती है, वो है PCA, जिसको हम करेक्टिव एक्शंस बोलते हैं। ज़्यादातर छोटे बैंक अब PCA की लिस्ट से बाहर जा चुके हैं और बाजार के एनालिस्ट उसकी वैल्यूएशन को बहुत अच्छा बनाते हैं। और ये दो चीज़ होती है मार्केट के अंदर, पहला कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं और अपनी दिक्कतों को कैसे दूर कर रहे हैं। मैं दो आंकड़े आपकी स्क्रीन पर रखूंगा। पहला, एडवांस के नंबर जो आते हैं, यानी कि आप लोन कितना स्पीड से बांट रहे हैं। 7% सिटी यूनियन, फेडरल बैंक में 10%, CSB में 12%, करूर वैसा जैसा 7% अपने एडवांस ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है। ये तो ग्रोथ के आंकड़े हैं। अपनी दिक्कतें, बैंक की सबसे बड़ी दिक्कत होती है NPA, उसको कैसे खत्म कर रहा है। दो आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एक होगा पिछले 6 महीने के अंदर या पिछले 1 साल के अंदर Q1, Q2 हमने आपकी स्क्रीन पर डाला हुआ है। आप देखिएगा जो Q2 है और Q1 है उसमें हमेशा आपको सुधार ही दिखेगा, यानी कि हर बार जो नया क्वार्टर आपको दिख रहा है उसके अंदर आपको आंकड़ों में सुधार दिखेगा। जैसे कि ग्रॉस NPA सिटी यूनियन बैंक के कम हुए, फेडरल बैंक के कम हुए हैं, CSB के कम हुए हैं, DCB के कम हुए हैं, यूको बैंक के कम हुए हैं। ये अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। Q1 से Q2 कंपेयर करेंगे तो Q2 वाले नंबर हमेशा आपको छोटा दिखेगा, यानी कि आने वाले क्वार्टर्स में और सुधार दिखेगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि छोटे बैंक्स में ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा ग्रोथ है। ये बैलेंस शीट्स, फैक्ट्स एंड फिगर के जरिए हमने आपके सामने बात रखी है। और महंगाई की एक और मार झेलने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि देश की 2 सबसे बड़ी FMCG कंपनियों ITC और HUL ने अपने सामानों की कीमतें बढ़ा दी हैं। इसमें साबुन, वॉशिंग पाउडर से लेकर बर्तन धोने के साबुन तक हैं। कंपनियों का कहना है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से उन्हें ये फैसला करना पड़ा है। मेरी सहयोगी कृतिका अरोरा मेरे साथ मौजूद हैं इस खबर पर और डिटेल देने के लिए। काफ़ी सारी FMCG कंपनीज अपने प्राइसेस बढ़ा रही हैं ताकि वो इनपुट कॉस्ट सर्ज जो वो खुद देख रही हैं वो कस्टमर्स को पास ऑन कर सकें। इसी तरीके से HUL जो कि सेक्टर की मेजर कंपनी है उसने भी अपने कुछ प्रोडक्ट्स पे प्राइसेस बढ़ाए हैं और हमारे डीलर्स के मुताबिक ये प्राइस राइज जो है वो 3 to 10% की रेंज में है। किन प्रोडक्ट्स पे प्राइसेस बढ़ाए हैं वो हैं सर्फ एक्सेल इजी वॉश, मैटिक, रिन, लक्स और विम बार, इनफैक्ट व्हील,
कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर जैसे कि सर्फ एक्सेल इजी वॉश का हाफ केजी पैक जो पहले 64 रुपीज़ का था अब वो 66 रुपीज़ का है, या फिर 3 केजी पैक जो पहले 330 रुपीज़ का था वो अब 345 रुपीज़ का है। इसी तरीके से कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर का स्मॉल सैशे जो पहले 3 रुपये का आता था वो अब 4 रुपये का आ रहा है। तो अगर हमें याद हो HUL ने अक्टूबर में भी प्राइसेस बढ़ाए थे, लेकिन वो प्राइसेस सिर्फ प्रीमियम कैटेगरीज में बढ़ाए थे जैसे कि पियर्स या सर्फ एक्सेल इजी वॉश, लेकिन इस बार जो प्राइस इंक्रीज़ हुआ है नवंबर में वो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स पर है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पर है। ITC ने भी कुछ अपने प्राइसेस बढ़ाए हैं प्रोडक्ट्स पर, और इसी न्यूज़ को कंफर्म करते हुए ITC ने कहा कि क्योंकि इनपुट कॉस्ट इतना बढ़ रहा है तो उन्हें ये प्राइसेस कस्टमर को पास ऑन करना पड़ रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि कस्टमर ज़्यादा एकदम से इंटायरली बर्डन ना हो इस कॉस्ट इंक्रीज़ का, लेकिन प्राइस बढ़ाना सिर्फ एक उनके लिए लास्ट रिजॉर्ट है जो कि उन्होंने लिया है। दूसरी तरफ एयरटेल यूजर्स को कल से अब अपनी जेब पहले से कुछ ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी। कल से उनके टैरिफ प्लान्स की कीमत में इजाफा हो जाएगा और एयरटेल की ये बढ़ोतरी 79 रुपये वाले प्लान से शुरू होगी। 79 रुपये का प्लान के लिए अब ग्राहकों को 99 रुपये चुकाने पड़ेंगे। एयरटेल ने सोमवार को अपने प्रीपेड प्लान के टैरिफ 25% तक बढ़ाने का ऐलान किया था और एयरटेल के इस ऐलान के बाद वोडाफोन आइडिया भी उसकी राह पर चल पड़ी थी। हालांकि जियो ने अभी तक अपने प्लान की कीमत नहीं बढ़ाई है। अगले बजट में LPG सब्सिडी में भारी कटौती हो सकती है। ET नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय ने सब्सिडी को लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें सब्सिडी की मांग काफ़ी कम कर दी गई है। यानी अब कंज्यूमर्स को आने वाले समय में सब्सिडी मिलने के आसार कम ही हैं। इस एक्सक्लूसिव खबर की और डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, सरकार बजट की तैयारियां जो है वो शुरू कर चुकी है और सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी मिल रही है कि इस बार के जो आगामी बजट है उसमें LPG सब्सिडी की रकम में बड़ी कटौती जो है वो देखने को मिल सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने आगामी बजट में LPG सब्सिडी के आवंटन के तौर पे करीब 6,000 करोड़ रुपए की ही मांग की है, जो कि पिछले साल के आवंटन के आधे से भी कम है। पिछले साल करीब 14,000 करोड़ रुपए का आवंटन सरकार ने LPG सब्सिडी के तौर पर किया था। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस महीने के आखिर में ये जो प्रस्ताव है औपचारिक रूप से वित्त मंत्रालय को सौंपा जाएगा। दरअसल सरकार पिछले 1 साल से LPG सब्सिडी की रकम जो है वो कंज्यूमर को नहीं दे रही है। जिन इलाकों में दे भी रही है वो दरअसल LPG सब्सिडी नहीं है बल्कि ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है और खासकर पहाड़ी इलाकों के कुछ कंज्यूमर्स को इसका फायदा हो रहा है और ये रकम भी बेहद कम है। ऐसे में पेट्रोलियम मंत्रालय को लगता है कि जब सब्सिडी आउटगो है ही नहीं तो फिर ज्यादा रकम की उन्हें जरूरत नहीं है और ये जो जिस रकम की मांग वो कर रहे हैं उसमें वो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी की अदायगी वो कर सकते हैं। सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि अगर कभी ऐसा होता है कि अचानक रूप से LPG की कीमतों में तेजी आती है जैसा कि अभी है, वैसी सूरत में सरकार कुछ रकम सब्सिडी की देगी, लेकिन वो भी सभी कंज्यूमर को नहीं, जो आर्थिक रूप से ज्यादा कमजोर कंज्यूमर्स हैं उन्हीं को इसकी रकम दी जाएगी और इसके लिए सरकार एक दिशा निर्देश जो है वो जारी करेगी। जहां तक बाकी कंज्यूमर्स का सवाल है उसके लिए रणनीति ये तैयार की गई है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं कि अगर कीमतों में अचानक तेजी आती है तो तेल कंपनियों को ये कहा जाएगा कि वो इसके भार को कुछ समय तक वहन करें, जैसा कि वो अभी कर रहे हैं। इस वक्त जो है पर सिलेंडर जो 14 केजी का सिलेंडर होता है उस पर तेल कंपनियों को करीब 250 रुपए का घाटा हो रहा है, क्योंकि वो जितनी कीमतें हैं उसे पूरी तरीके से कंज्यूमर को पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं। जब कीमतें कम होंगी तो फिर इसकी रिकवरी वो कर सकते हैं। एक तरफ जहां सरकार को इससे सब्सिडी की जो रकम है उसमें भारी बचत होती हुई दिख रही है, वहीं तेल कंपनियों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई दिख रही हैं। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब यात्रियों को जल्द ही IRCTC की ओर से ताज़ा पका हुआ गर्मा गर्म खाना परोसा जाएगा और इसकी शुरुआत अगले कुछ दिनों में ही हो जाएगी। और इसके अलावा कोरोना की वजह से कंबल, तकिया और चादर की जो बंद हुए हैं वो सर्विसेज भी शुरू हो जाएंगी और इसकी शुरुआत फिलहाल कुछ प्रीमियम ट्रेनों से ही होगी। पूरी खबर समझा रहे हैं विस्तार से हमारी सहयोगी समीर दीक्षित। जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर रेलवे से है, जहां रेल मुसाफिरों के लिए अच्छा संकेत, अच्छी बात यही है कि उनको जल्द ही अपने रेल यात्रा के दौरान गर्मा गर्म
भोजन मिल पाएगा, क्योंकि कैटरिंग सेवा एक बार फिर से बहाल होने जा रही है और इस कैटरिंग सेवा को IRCTC चरणबद्ध तरीके से यात्रियों के लिए प्रोवाइड करेगी। सबसे पहले प्रीमियम ट्रेन यानी कि राजधानी, शताब्दी, तेजस और वंदे भारत ट्रेनों में कैटरिंग सेवा की शुरुआत की जाएगी। सूत्र ये बता रहे हैं कि अगले हफ्ते 10 दिन के भीतर कैटरिंग सेवा को बहाल कर दिया जाएगा और इस कैटरिंग यानी कि यात्रा के दौरान गर्म भोजन को अगर रेल मुसाफिर पाना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा पैसा ज्यादा देना होगा, अतिरिक्त शुल्क देना होगा और जल्द ही IRCTC अपने सॉफ्टवेयर में पहले जैसी व्यवस्था बना पाएगी, ताकि आप जब टिकट बुक करेंगे तो आप कैटरिंग को बुक कर पाएंगे और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नो कैटरिंग ऑप्शन को भी चुन पाएंगे। अगले चरण में जो बाकी की मेल या एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें भी कैटरिंग सेवा को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही रेडी टू ईट मील, ये जो योजना है जो कोविड के दौरान चल रही थी, ये बतौर विकल्प चलती रहेगी। और एक तीसरी अहम बात यह कि जो रेल यात्रा के दौरान AC में लोगों को चादर, तकिया, कंबल पहले दिया जाता था जो कोविड से पहले, इस पर भी गहन चर्चा चल रही है। माना जा रहा है कि हफ्ते या अगले 1 महीने के भीतर इस पर फैसला ले लिया जाएगा। तो ये एक बड़ी राहत की बात रेल मुसाफिरों के लिए, क्योंकि कुल मिलाकर के रेलवे वापस नॉर्मलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ चली है। देश के कई हिस्सों में टमाटर की कीमतें बीते कुछ दिन पहले 100 रुपए के पार चली गई थी, लेकिन अब भाव धीरे धीरे कम हो रहे हैं। मुंबई में टमाटर के भाव क्या चल रहे हैं, जायजा लिया हमारी संवाददाता खुशबू तिवारी ने। जहां कुछ दिनों पहले तक टमाटर के भाव पेट्रोल की कीमतों को टक्कर दे रहे थे, वहां अब यहां पे कुछ नरमी देखने को मिली है। टमाटर के भाव थोड़े कम हुए हैं। हमारे साथ यहां पे दादा सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेता हैं, उनसे बात करके जानते हैं कि क्यों भाव में कमी आई है, अब कितना भाव चल रहा है। अभी टमाटर का भाव कितना चल रहा है? टमाटर का भाव चल रहा है 70 रुपये, 80 रुपये किलो 1 kg। तो पिछले हफ्ते से अब के हफ्ते में कुछ बदलाव आए हैं? हाँ, कुछ बदलाव है। 10 रुपये का 1 kg पे 10 रुपये का। क्यों आई है कमी? ये अगर कोई किस तरह की क्वालिटी का कितना भाव है? मैंने बाकी जगह देखा वहाँ पे कुछ 50 और 60 रुपए तक भी फिसल चुके हैं भाव, ऐसा क्यों है? यहाँ पे तो मैं 80 रुपये का नंबर 1 का टमाटर 80 रुपये kg में देता हूँ। हाँ। तो टमाटर के अलावा आपकी बाकी कोई भी सब्जियां हैं जो आप बेचते हैं यहाँ पे? नहीं, सिर्फ टमाटर है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। जो बाकी सब्जियां हैं जैसे मटर हो गया या बीन्स हो गया, उनकी कीमतों में भी थोड़ी सी कमी आई है। जैसे पहले 160 रुपये के आसपास अगर मटर बिकता था तो वो भी अब 80 रुपये तक आ चुका है। यहाँ जानते हैं यहाँ पे एक और सब्जी विक्रेता से कि यहाँ पे किस तरह के भाव चल रहे हैं। मटर के भाव आप कह रहे हैं कि गिरे हैं, कितना गिरे हैं? 90 रुपीज़ 1 kg हो गया, 80 रुपीज़ 1 kg हो गया। अभी तो पहले 160 था। ये आपके हिसाब से क्यों कमी आई है? बाकी सब्जियों में भी सीजन आ गया, धीरे धीरे तो गिरेगा ना, एक बार के तो गिरेगा नहीं। अभी बिक्री कैसी हो रही है? लोग खरीदने आ रहे हैं, नहीं आ रहे? रुपीज़ 1 kg नहीं, बहुत कम आ रहे हैं। ये इसका 40 रुपीज़ 1 kg, 40 रुपीज़ 1 kg, 40 रुपीज़ 1 kg, 50 रुपीज़ 1 kg, 60 रुपीज़। 60 रुपए से कह रहे हैं आप घट के 40 रुपए तक के कुछ ही दिनों के अंतराल में आ गई हैं सब्जियां। जो ग्रेड A क्वालिटी का टमाटर वो अभी भी 80 रुपए किलो है, जो पहले 100 रुपए के पार जा चुका था। वहीं जो बाकी सब्जियां हैं उनकी कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है। खुशबू तिवारी, ET नाउ स्वदेश। और स्वदेश आर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे आपको मिलवाएंगे आज के स्वदेश हीरो से। बिल्कुल, और मनी मंत्रा में बताएंगे कि कैसे आप ताइवान के बाजार में निवेश कर सकते हैं। बने रहें। यूपीआई ट्रांजैक्शन का 47% मार्केट शेयर, ये डेटा किसी डिजिटल पेमेंट ऐप के लिए बिग अचीवमेंट से कम नहीं है। और आज हमने इसी कामयाबी को हासिल करने वाले फोन पे को चुना है अपना आज का स्वदेश हीरो। फोन पे की सक्सेस स्टोरी पर डालते हैं एक नजर। देश के कोने कोने तक डिजिटल पेमेंट को पहुंचाने के मकसद से भारत के लिए और भारत के लोगों का बनाया हुआ पेमेंट ऐप, इस टैगलाइन के साथ जो ऐप सामने आया वो है फोन पे। दिसंबर 2015 में वजूद में आई ये कंपनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम मुहैया कराती है। 2016 में फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण के बाद फोन पे ने कामयाबी की तरफ तेजी से अपने कदम बढ़ाए। 2017 में ये 10 मिलियन डाउनलोड्स को पार करने वाला पहला यूपीआई बेस्ड ऐप बन गया। 2020 में 25
करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स और 40% यूपीआई ट्रांजैक्शंस के साथ ये लीडिंग ऐप की कतार में पहुंच गया। कामयाबी की नई कहानी लिख रहे फोन पे को हमने चुना है आज का अपना स्वदेश हीरो। फोन पे के वजूद में आने के पीछे सोच थी इसके सीईओ समीर निगम की। डिजिटल पेमेंट को आसान और सुरक्षित बनाने के साथ साथ इसे देश के कोने कोने में एक्सेप्ट किया जा सके ताकि लोगों को कैश और कार्ड कैरी करने की जरूरत ना पड़े। इसी सोच के साथ समीर निगम ने फोन पे को लॉन्च किया। 2016 में फ्लिपकार्ट ने फोन पे का अधिग्रहण कर लिया। समीर बतौर सीईओ फोन पे के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। नोटबंदी के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शंस में आई जबरदस्त तेजी का फायदा फोन पे को मिला। लॉन्च होने के 2 साल के भीतर ही फोन पे 1 करोड़ डाउनलोड के साथ यूपीआई बेस्ड नंबर 1 ऐप बन गया, जिसके जरिए हर रोज 10 लाख ट्रांजैक्शन हो रहे थे। 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 1 बिलियन तक पहुंच गया। लोगों का भरोसा बढ़ता गया और इसी के साथ बढ़ता गया फोन पे का दायरा और इसका कारोबार। फोन पे ने फाइनेंशियल सर्विस पर अपना फोकस बढ़ाया। लिक्विड फंड और सुपर फंड जैसे म्यूचुअल फंड कैटेगरी के प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के साथ ही फोन पे ने इंश्योरेंस सर्विस देने की तरफ भी कदम बढ़ाए। केवल 5 महीने में 5 लाख पॉलिसी बेचकर फोन पे भारत में तेजी से बढ़ने वाली इंश्योरटेक डिस्ट्रीब्यूटर बन गई, जिसका 70% से ज्यादा ट्रांजैक्शन टियर 2 और टियर 3 शहरों में होता है। फोन पे ने 2020 में कई नए रिकॉर्ड बनाए। उसके यूजर्स की तादाद 25 करोड़ को पार कर गई और सालाना लेन देन 277 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया। 83.5 करोड़ यूपीआई लेन देन के साथ इस सेगमेंट में फोन पे का मार्केट शेयर 40% से ज्यादा हो गया। ये आंकड़े 2021 में और बेहतर हो गए। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में फेस्टिव सीजन के दौरान लोगों ने ज्यादातर पेमेंट डिजिटल मोड पर किया। यूपीआई ट्रांजैक्शन के मामले में फोन पे सबसे ऊपर रहा, जो पूरे यूपीआई ट्रांजैक्शन का 47% हिस्सा था। अक्टूबर 2021 में फोन पे प्लेटफॉर्म पर 200 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शन हुए। फोन पे ने दिसंबर 2022 तक 50 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर जोड़ने का टारगेट रखा है। ऑटो टॉपअप जैसे नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को पेश करते हुए फोन पे छोटे बड़े शहरों और गांवों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को और बढ़ाने के मिशन पर आगे बढ़ रहा है। ईटी नाउ स्वदेश। तो कैसे फोन पे ने अपनी कामयाबी का ये मुकाम हासिल की और आगे क्या प्लानिंग है, इसको लेकर पेमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज फोन पे के वीपी हेमंत गाला से बात की हमारी संवाददाता खुशबू तिवारी ने। हमें फ़ोन पे के ऑफिस में, जिसने ना सिर्फ इंडस्ट्री में यूपीआई पेमेंट्स में एक लीडरशिप का मुकाम हासिल किया है, बल्कि साथ ही में नए रिकॉर्ड्स भी कायम किए हैं। हाल ही में फ़ोन पे ने मंथली 2 बिलियन रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस किए हैं। हमारे साथ कंपनी के पेमेंट्स और बैंकिंग का जो हिस्सा संभालते हैं हेमंत गाला हमारे साथ बने हुए हैं। हम जानना चाहते हैं सर, 2 बिलियन रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस हुए, अब तक का सफ़र कैसा रहा है, कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है फ़ोन पे को? सफ़र बहुत ही बढ़िया रहा है। इट्स बिन एन अमेजिंग जर्नी। हमारे लास्ट 5.5 years की जर्नी है। इट्स बिन अ कंटिन्यूस एफर्ट हमारा टू गेट द पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर गोइंग। और हमने जब शुरू किया था ऑलमोस्ट 5.5 years बैक, जब हमने लॉन्च किया था, इंडिया एक अलग पोजीशन पे था। दैट एट दैट पॉइंट इन टाइम हम जब देख रहे थे, वी वर सीइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग टुगेदर। मोबाइल पेनिट्रेशन वाज गोइंग, डेटा वाज ग्रोइंग, एंड जस्ट एट दैट पॉइंट इन टाइम तभी यूपीआई लॉन्च हुआ। दैट वाज अ प्रोडक्ट जिसने हमने फर्स्ट फोकस किया था। एंड यूपीआई एक ऐसा सोल्यूशन था जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड था इंडिया में, विच वाज जो पूरा एक इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म था, जहाँ मुझे किसी को पैसे भेजने इंस्टेंटली भेज सकता हूँ। मोबाइल फर्स्ट है, कंट्री में मोबाइल अडॉप्शन बढ़ रहा था, पीपल वर विलिंग टू अडॉप्ट दैट सोल्यूशन। हमने बहुत डीपली एफर्ट डाल के उसमें वी पुट इन मैसिव अमाउंट ऑफ एफर्ट लास्ट 5-5.5 साल में। राइट फ्रॉम कस्टमर को एडुकेट करना है, उनको समझाना है कैसे करना है, मर्चेंट्स को खड़े करने हैं, उनके यहाँ QR लगाना है, गेट द पेमेंट्स गोइंग, उसके पीछे सारी जो फीचर्स खड़ी करनी है, एक फीचर्स। देयर इज बिन अ मैसिव अमाउंट ऑफ एंगेजमेंट दैट वी आर सीइंग बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ फीचर्स दैट वी आर ऑफरिंग टू द कस्टमर। हमने सिर्फ पेमेंट्स नहीं खड़ा किया, बट कस्टमर की लाइफ के रिलेटेड हर एस्पेक्ट, जो पेमेंट का हर एस्पेक्ट जो टच करता है उसकी लाइफ को, हर एक को सॉल्व करने की कोशिश की है। पेमेंट्स के आगे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, अब इंश्योरेंस में आ चुका है, इन्वेस्टमेंट्स में आ चुका है। यहाँ की जर्नी का डाइवर्सिफिकेशन कैसा रहा है अभी तक, और क्या कुछ नए डाइवर्सिफिकेशन भी आप प्लान कर रहे हैं आगे?
जर्नी वे बहुत ही अच्छी रही है. द बिगेस्ट फैक्टर, जो सबसे बड़ा हमारे लिए हार्टिंग फैक्टर, इज़ द ट्रस्ट दैट द कस्टमर्स हैड ऑन द प्लेटफॉर्म. हमारे प्लेटफॉर्म से जो कस्टमर ने ट्रस्ट एनफोर्स किया, दिखाया है, उसके रिजल्ट्स हमको दिख रहे हैं. तो हमने, जैसे मैंने कहा पहले, हमने पेमेंट्स को सॉल्व किया, फिर मर्चेंट्स को सॉल्व किया, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज में आए. फाइनेंशियल सर्विसेज में हमने वी स्टार्टेड विद गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस. इंश्योरेंस की स्पेसिफिकली बात करें तो आज वी आर डीप इनटू इंश्योरेंस. हम एक इंश्योरेंस ब्रोकर है विद प्रोडक्ट अक्रॉस ऑल लाइंस ऑफ बिजनेस. आप हेल्थ के लिए, आप लाइफ के लिए, आपको जनरल के लिए, आपकी मोटर के लिए, ट्रैवल के लिए, आप किसी भी नीड के लिए अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए, हमारे पास सारे सोल्यूशंस हैं. जिस तरह का हमारा स्प्रेड है, आज मोर देन 14,000 पिन कोड्स से कस्टमर ने इंश्योरेंस खरीदे हैं हमारे पास से. हमने लास्ट ईयर से जो हमने नंबर ऑफ इन प्रोडक्ट्स जो लॉन्च करने शुरू किए हैं, आज हर एक प्रोडक्ट लाइन में हमने, जब कोविड थी, एट पीक ऑफ कोविड, हमने कोविड प्रोडक्ट लॉन्च किया था. हमने फिर पर्सनल एक्सीडेंट कवर लॉन्च किया था. छोटे छोटे प्रोडक्ट से लॉन्च किए जहाँ कस्टमर को समझ में इंश्योरेंस क्या है. एंड दूसरा अदर थिंग इज more than 40-50%, in fact close to 60% now of our products are from beyond tier 2 tier 3. मतलब जहाँ आज कस्टमर को इंश्योरेंस पहुँचना चाहिए सही तरीके से, उसका पेनिट्रेशन जाना चाहिए. यहाँ शहर में हमारे लिए ईजी है इंश्योरेंस खरीदना, वहाँ उनके लिए नहीं है. वहाँ तक हम इंश्योरेंस पहुँचा रहे हैं, राइट फ्रॉम छोटे प्रोडक्ट्स से इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स लाइक कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस आप इंस्टेंटली ईजिली खरीद सकते हो मोबाइल ऐप में, टू वेरी सीरियस प्रोडक्ट्स लाइक मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस. आज सारा प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है कस्टमर्स. तो आपके हिसाब से अब अगला स्टेप क्या होगा फ़ोनपे के लिए? किस एरिया में वो और ज़्यादा काम करेंगे? टारगेट्स क्या सेट किए हैं आप लोगों ने अपने लिए नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स के लिए? जैसे मैंने कहा, जो मैंने समझाया आपको, सेंड, स्पेंड, मैनेज एंड ग्रो. टारगेट ये है, हमने जो एक फर्स्ट टारगेट जो कॉल आउट किया था, दैट वी वांट टू रीच टू 500 मिलियन इंडियंस फर्स्ट. हमारे अगर हमने फर्स्ट जो अगर देखें तो आज हम अराउंड 330 मिलियन इंडियंस तक पहुंच गए हैं ऑलरेडी. द फर्स्ट जर्नी टू फॉर अस टू कवर इज़ टू रीच 500 मिलियन इंडियंस. अगर वो कर दिया, दैट मीन्स आई हैव मेड डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ. फाइनेंशियल इंक्लूजन की टोटल ओवरऑल बात की जा रही है, और इसमें सिर्फ आप ही प्लेयर्स नहीं हैं, और भी प्लेयर्स ज़रूर हैं इसमें. तो उस कंपटीशन को कैसे टैकल कर रहे हैं? क्योंकि कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे अलग अलग तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज दी जा रही हैं. हालांकि आप लोग एक यूपीआई प्लेटफॉर्म भी हैं, और कई अलग जगह पे कुछ रिटेल सर्विसेज भी दी जा रही हैं. तो क्या उस तरह में आप लोगों का भी कोई और एक्सपेंशन प्लान्स है, और या आप अपने कॉम्पिटिशन को कैसे देखते हैं? सी वेरी ऑनेस्टली हम तो इस तरह से देखते हैं कि कंपटीशन इज़ बेटर, नॉट कंपटीशन बट मोर प्लेयर्स आर बेटर in a country like India, because हम इतने अंडर पेनिट्रेटेड है. मोर प्लेयर्स विल एक्चुअली ग्रो द मार्केट. हमने हाल फिलहाल में एक नया डिबेट छिड़ते हुए भी देखा है कि जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं और जो स्टार्टअप्स हैं, उनके बीच का जो वैल्यूएशंस और मार्केट कैप्स को लेकर जो होड़ मची हुई है, उस पर आपका क्या ओपिनियन है, और आपके अपने फाइनेंशियल्स कैसे हैं? सी आई थिंक एवरी कंपनी के खुद के फंडामेंटल्स होते हैं. यू हैव टू आप जिस तरह से बिजनेस बिल्ड करते हो, पीपल एंड मार्केट रियलाइज व्हाट यू आर बिल्डिंग, द वैल्यू दैट यू ऐड टू द इकोसिस्टम. आई थिंक दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड ओवर टाइम. तो आप किस तरह से सोचते हो, आप किस तरह से आपके प्रोडक्ट बनाते हो, आप फंडामेंटली किस तरह से अपने बिजनेस को खड़ा करते हो, वो सिर्फ कस्टमर के साथ नहीं, इकोसिस्टम के साथ ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है. आज हमको इतना कॉन्फिडेंस है कि हमने लास्ट 5-5.5 साल में सिर्फ कस्टमर्स के साथ साथ पूरे इकोसिस्टम में कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है कि हम एक ट्रांसपेरेंट कंपनी है. वी आर अ कंपनी, वी हैव अ कोर DNA एंड वी हैव स्टक टू इट, दैट विच इज़ वेरी कोलैबोरेटिव, विच वांट्स टू वर्क विद एवरीवन इन द इकोसिस्टम. वी डोंट वांट टू डिसरप्ट बिजनेसेस, वी वांट टू क्रिएट एंड co-create businesses. So you have to be very clear on what you are going to be doing. I don't think there is a fight. If you are very clear on and fundamentally have sound structure on what you are building at one step in time, the ecosystem will realize by itself. उनको खुद को पता चल जाएगा आप क्या कर रहे हो और किस तरह से वैल्यू ऐड कर रहे हो. सो आई थिंक वी आर वेरी, हमारा फोकस बहुत क्लियर है. आई थिंक there are debates have to be more internal to launch more products than external and do things. We are more focused on execution. Just execute really well and execute on things that you have planned for. So क्या नया प्लान किया है आपने? क्या कहीं और एक्सपेंशन की, या क्या आप लोग भी अक्रॉस बॉर्डर जाने का भी प्लान कर रहे हैं, या किस तरह के आपके प्लान हैं आगे चलकर फ़ोनपे के लिए? क्या लिस्टिंग की भी सोच रहे हैं? क्रॉस बॉर्डर डेफिनेटली नहीं कर रहे हैं अभी तो. फॉर द टाइम बिंग आई डोंट थिंक इट इज़ अ राइट टाइम, गिवन द एंटायर एनवायरनमेंट. आई डोंट थिंक इट्स ईजी टू ट्रैवल एंड डू स्टफ. सो आई डोंट थिंक कहीं जाके मार्केट समझने के बाद यू वुड डू समथिंग देयर. सो आई थिंक इट्स स्लाइटली प्रीमेच्योर फॉर अस टू आंसर. आपका ग्रोथ आउटलुक कैसा है, और कितना बदला है एक स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए माहौल? कोई बिजनेस शुरू करना, कितना ज़्यादा बदलाव आया है, और आगे का आउटलुक आप कैसे देखते हैं देश के लिए?
I think बहुत ही favorable. I think the outlook is very favorable. It is gradually grown and shaped. Biggest challenge is being on top of what the customer needs. The second challenge is to be able to really create a very strong team and hold the team together, create a very strong organization. We are proud that we are a massive family today at PhonePe, and we have one of the best teams in the country. चलिए अब रुक करेंगे कुछ खबरों की ओर। लंबे वक्त के बाद भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट में गिरावट दर्ज की गई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। सर्वे के मुताबिक भारत की कुल जन्म दर 2.2 से घटकर 2% हो गई है। साथ ही पहली बार प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या बढ़कर 1020 हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। आजादी के बाद से ही देश में लगातार बढ़ती आबादी पर चिंता जताई जाती रही। केंद्र और राज्य सरकारों ने जनसंख्या पर लगाम लगाने के मकसद से कई कार्यक्रम लॉन्च किए। अब इन कार्यक्रमों के नतीजे दिखने लगे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण 5 के दूसरे चरण के मुताबिक देश की टोटल फर्टिलिटी रेट यानी एक महिला के जीवन काल में उसके बच्चों को जन्म देने की औसत दर 2.2 से घटकर 2% रह गई है। 2015 और 2016 के बीच किए गए सर्वे के मुताबिक TFR राष्ट्रीय स्तर पर 2.2% था, जबकि पांचवा सर्वे 2019 से 2021 के बीच 2 चरणों में कराया गया, जिसमें गिरावट दर्ज की गई है। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट घटी है वो राज्य है पंजाब, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। जिन राज्यों में जनसंख्या में गिरावट की दर सबसे कम रही वो राज्य बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर है। सर्वे के मुताबिक देश में कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ा है और कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट 54% से बढ़कर 67% हो गई है। सर्वे का सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि भारत की आबादी में पहली बार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बढ़कर 1020 हो गई है, जबकि पिछले सर्वे में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 991 ही थी। आबादी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था। राज्य सरकारें भी ऐसे कई कार्यक्रम लॉन्च कर चुकी हैं। जानकारों की माने तो नसबंदी, कॉन्ट्रासेप्टिव के इस्तेमाल और छोटे परिवार की अहमियत को लेकर चलाए गए इन अभियानों का पिछले कुछ सालों में अच्छा असर देखने को मिला है। ET नाउ स्वदेश। जैसे जैसे महाराष्ट्र में कोविड के मामले काबू में आ रहे हैं, वैसे वैसे जिंदगी पटरी पर लौट रही है और इसी के चलते महाराष्ट्र सरकार ने 1 दिसंबर से पूरे प्रदेश भर के ग्रामीण इलाकों में क्लास 1 से 4 तक के स्कूल खोलने के निर्देश दे दिए हैं, जबकि शहरी इलाकों में 1 से 7 तक की क्लास शुरू की जाएंगी। महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा मंत्री ने स्कूल खोलने का आदेश जारी किया था। आपको बता दें कि अभी तक यहाँ सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही जारी थी। 1 दिसंबर से जो है वो पहली से लेकर चौथी ग्रामीण भाग में और पहली से लेकर 7वीं शहरी भाग में जो है वो स्कूल ओपन करने का प्रस्ताव हमने रखा था। मंत्रिमंडल ने उस प्रस्तावता को मान्यता दी है और मैं ये बताना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र के पहली से लेकर 12वीं तक के ग्रामीण और शहरी स्कूल जो है वो 1 दिसंबर से शुरू होंगे और 1 दिसंबर से जो सुरक्षा है उसके मामले में SOPs हो, उसके मामले में जो भी हमारी गाइडलाइंस होगी उसके लिए हम लोग कल अधिकारियों से और पेडियाट्रिक टास्क फोर्स से आने वाले दिनों में हम चर्चा करेंगे और एक सही तरह से एक SOPs तैयार करके बच्चों के लिए एक सुरक्षित और हेल्दी वातावरण निर्माण करने की हमारी कोशिश रहेगी। भारत न्यूजीलैंड के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट कानपुर के ग्रीन पार्क में खेला जा रहा है। टेस्ट सीरीज के पहले दिन भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पहले दिन टीम इंडिया ने 4 विकेट खोकर 258 रन बनाए। वहीं 5वें विकेट के लिए श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा के बीच 113 रन की नाबाद साझेदारी खेली गई। एक वक्त 145 रन पर अपने 4 विकेट गंवा चुकी टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ रही थी, लेकिन श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा की साझेदारी ने टीम इंडिया को 250 रन के पार पहुंचा दिया। और स्वदेश आर में इतना ही। मुझे भी इजाजत दें, लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए बने रहें ET नाउ स्वदेश के साथ ही। नमस्कार।